सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम आज आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के। उस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे, समस्या भी हम ही बताएंगे। किन के लिए लेकर के आए हैं वो समस्या है बीएससी नर्सिंग के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं पहले, जिन्होंने 12th तक हिंदी मीडियम से किया है, उसके बाद में उन्होंने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया है। अब उन लोगों को पता है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर जो भी चीज़ें रहने वाली है, जो भी सब्जेक्ट रहने वाला है, जो भी टॉपिक रहने वाला है, सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। साथ ही साथ में जो भी आपका एग्जाम लगेगा, एग्जाम का पेपर रहेगा, उसका पैटर्न जो भी आएगा वो भी सब कुछ इंग्लिश के अंदर रहेगा। तो उन लोगों के लिए जो उनके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो ये आपकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसको किस तरीके से सॉल्यूशन कर सके, किस तरीके से उसको आप आराम से पेपर दे सके, मतलब कि क्योंकि आपकी मेन दिक्कत कहाँ पर आती है, पेपर देने के अंदर आती है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जब फर्स्ट टाइम वो इंग्लिश मीडियम वाले जो कोई भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं सबसे पहले तो वो घुसते ही तो ये सोचते हैं अभी उस कोर्स के अंदर कि यहाँ पर तो मतलब आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसको देख करके अगर एक भी स्टूडेंट्स ने अगर टीचर को किसी भी अच्छी तरीके से इंग्लिश के अंदर कुछ जवाब दे दिया, रट रखा है कुछ, तो वो जो खुद इंटेलिजेंट है ना, वो खुद ही सोचता होगा कि उसको तो बहुत कुछ आता है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं हिंदी मीडियम के अंदर टॉप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंग्लिश मीडियम में तो कुछ आता ही नहीं है, और ऐसे और वैसे ऐसा सोचता है। तो वैसा आपको कुछ नहीं सोचना है, वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन है। किसी को मान लो कुछ कुछ होते भी जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम याद करके आते हैं, और सब कुछ रहता है। तो आपको सबसे पहले आपका वहाँ पर क्या रहता है, डर। सबसे पहली चीज़ रहती है आपकी वहाँ पर डर। आपको सबसे पहला आपका वहाँ पर सबसे पहला पहला फोकस किस पे रहता है, आपका फोकस रहता है डर। आपको सबसे पहले वहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर घुसते ही, या फिर क्लासरूम में भी जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या लगता है कि डर लगता है कि मैं इस पेपर को कैसे सॉल्व करूंगा। टीचर मान लो टीचर ने कल कुछ असाइनमेंट वगैरह दिया या फिर कोई टॉपिक दिया याद करने को, और आपसे वो याद नहीं हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या लगता है, डर लगता है कि मैं किस तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करूंगा, किस तरीके से क्या करूंगा। वो सारी चीज़ें क्या और सब बता देंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो डर है उसको भगाना है। उस डर को कैसे भगाना है, आपको लेनी है एक गहरी सांस। ठीक है, सबसे पहले गहरी सांस लेनी है इस तरीके से। गहरी सांस लेनी है, जितने आपके फेफड़े फूल सके, जितने फुला सको उतने फुला लो, जितने गुब्बारा फूल सके आपके फेफड़ों का उतना फुलाओ। और फुलाने के बाद में जितने आपने इनहेल किए उसी को एक्सहेल कर दो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, ब्रीथिंग बोला जाता है। ठीक है, एक टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया यहाँ पर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसी को तुम रेस्पिरेशन बोल दो, उसी को तुम क्या बोल दो, ब्रीथिंग बोल दो। इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, एक गहरी डीप के लेनी है, डीप रेस्पिरेशन करना है, गहरी सांस लेनी है, डीप 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 ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करोगे जिससे क्या तुम्हारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। डर तुम्हारा थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तुम ये सुनिश्चित कर पाओगे कि तुमको हाँ भाई अब क्या करना है, थोड़ा सा तुम्हारा जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारा फोकस रहता है डर को भगाने पे कि हाँ मेरे को थोड़ा जो डर है वो डर थोड़ा कम हो जाए मेरा। एग्जाम के अंदर जो भी पेपर को देख करके या फिर टीचर को देख करके जो कुछ याद है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो भूलना नहीं है तुमको, सबसे पहले तुम्हारे डर को भगाना है, जिससे कि जो तुमको याद है ना वो एक्स्ट्रा याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे तुमने पढ़ा नहीं है फिर भी। ठीक है, सबसे पहले तो रहता है तुम्हारा डर का। तो तुम्हारा डर को सबसे पहले कम करना और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है कि, और तुमको ये सोचना है कि मेरे को सब कुछ आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को पेपर क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं टीप के करूँ चाहे बिना टीप के करूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो टीपना होता ही नहीं है एग्जाम के अंदर। जो जहाँ पर टिपाई चलती है वहाँ पर चलती रहती है, वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा होगा शायद, है ना। लेकिन वैसे तो जो ये एग्जाम्स हैं इनके अंदर टिपाई वगैरह होती नहीं है, क्योंकि अगर टिपाई होने लग जाती है तो फिर पूछो ही मत, तुम लोग बाग सब ऐसे ही पास हो जाते हैं, है ना। टिपाई का मामला तो कुछ चलता ही नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहला तो क्या रहा आपका दिक्कत, डर को भगाना है, गहरी सांस लेनी है एग्जाम देने से पहले, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। फिर उसके बाद में मेन दिक्कत क्या होती है बच्चों की, इंग्लिश याद नहीं होती है। इंग्लिश क्यों नहीं होती है याद, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो डर बैठा हुआ है किस चीज़ का, कि मेरे को ये पता नहीं कौन कौन से टॉपिक है। तुमसे कुछ पूछ लिया, जैसे मान लो एक टॉपिक एक पॉइंट का नाम आया कोलिलिथियसिस। कोलिलिथियसिस, लिथियसिस मान लो, ये कोई तुमको नया शब्द मिला। चलो एनाटमी की बात करते हैं, ये तो आपका मेडिकल, ये तो आपका MSN का हो गया है ना। फिर भी आपकी एनाटमी के अंदर अपन बात करें, जैसे कि आपके कौन सा टॉपिक का बात करें रेस्पिरेशन के अंदर, इंटरकोस्टल मसल्स। तो शब्दों का नाम ही कुछ इस तरीके से रह जाए, आपको याद ही नहीं हो, है ना। ये इंटरकोस्टल मसल्स हुई, उसके अलावा और कुछ भी चीज़ें हुई, कुछ भी टर्म हुई, ओलिगो यूरिया मान लो,
ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है ना। आपका पूछ लिया मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, इन्फ्राक्शन, ये शब्द तो हम खुद ही पहली बार सुन पढ़ रहे हैं जिंदगी के अंदर, इनका मतलब होता है क्या है, हमको याद ही नहीं हो रहा है क्या शब्द है, किस तरीके से मीनिंग है, इनका मतलब क्या है। तो उस चीज को भी आपको थोड़ा बहुत क्या करना होगा, अथा भंडार पड़ा हुआ है आपके पास में, इन चीजों का सोल्यूशन का क्या, चैट जीपीटी पड़ा हुआ है आज के टाइम पे। तो हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे टाइम पर तो हमको खुद को ना हमारी बुक लेकर के आनी पड़ती थी, रोजन विल्सन की एनाटॉमी की, हमारे टाइम पे चलती थी, अभी भी चलती है, सबसे फेमस बुक है रोजन विल्सन की, रोजन विल्सन की चलती है ना। एनाटमी की किसकी चलती है, एनाटमी की, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है ये, सबसे बेस्ट बुक है ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अगर आपको पढ़ना है बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा कंटेंट इजी लैंग्वेज के अंदर, तो रोजन विल्सन का आता है। तो रोजन विल्सन की जो बुक है वो आती है कम से कम इतनी मोटी आती है, और शायद 1700-1800 रुपए की वो बुक आती है सिर्फ और सिर्फ एनाटमी, एनाटमी क्या के लिए, एनाटमी एनाटमी फिजियोलॉजी की। तो आपको क्या करना है, हमारे टाइम पर तो हम भाई बुक से पढ़ते थे, आज के टाइम पर तुम्हारे पास तो क्या था, भंडार है, गूगल है, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, एआई आ चुकी है, जेमिनाई आ चुका है, उन सब में आपको जाना है और क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके जो क्वेश्चन है, जो भी आपके पेपर वगैरह है, उन सबको, या फिर जो भी आपके नोट्स वगैरह जो आपको लिखाए हैं आपके टीचर ने, उन सबको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है सबसे पहले तो, या फिर उनको हिंदी के अंदर याद करना है, या फिर उनका बेसिक्स आपको निकालना है। बेसिक्स किस तरीके से निकालना, अभी चैट जीपीटी पे गए, मान लो अगर आपको बुक से याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है और वहां पर टाइप कर देना है कि मेरे को जो भी सिस्टम है आपका कार्डियोवास्कुलर हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी निकाल करके तो हिंदी में लिख दो, है ना। और उसके अलावा आपका रीनल सिस्टम का पूछ लो, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछ लो, बहुत सारे पूछ लो, है ना, किसी का पूछ लो, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करा लो। और सबसे मेन दिक्कत तो तुमको ये है कि तुमने 11th 12th ही ठीक से नहीं पढ़ी। अगर तुम 11th 12th ही ठीक से पढ़ देना तो तुमको यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। मेन बात तो 11th 12th के अंदर जो तुमने पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, एक लसी का तंत्र आता था, परिसंचरण तंत्र आता था, और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, है ना, वो वाला चैप्टर आता था, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसके अंदर वर्कक रहती थी, मूत्राशय, मूत्र नलिका, मूत्रवाहिका वगैरह, है ना, वो सारी चीज़ें यही इसके अंदर आती है, रीनल सिस्टम के अंदर आती है। कार्डियोवास्कुलर में आपका हृदय आ जाएगा, परिसंचरण तंत्र आ जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र आ जाएगा, ये सारी चीज़ें ही इसी के अंदर इंक्लूड होती है एनाटॉमी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बस ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है, वो आपका हिंदी के अंदर रहता है। अब अगर आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना है कि इस चैप्टर के अंदर जो इसका मीनिंग है वो क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, और इस चैप्टर में किस किस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, इस चीज़ को निकालना है। जैसे बात करें अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अब मान लो आप इस चैट जीपीटी में डालोगे कि अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में मेरे को हिंदी में नोट्स बना करके दो, तो उसमें देखो सबसे पहले तो आपको उसमें आपकी हर सिस्टम की आपके देखो दो चीज़ें रहती है, एक एनाटमी रहती है हर सिस्टम की, एक रहती है उसकी फिजियोलॉजी। एनाटमी के अंदर तो जो आप लोगों के जितने भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लो ये मेरा शरीर है, बाहर से दिखने में कैसा है, मैं पतला हूँ, मोटा हूँ, कैसा भी हूँ, ज़्यादा मोटा हूँ या फिर ज़्यादा पतला हूँ, या फिर किस तरीके का हूँ, तो वो जो बाहर से स्ट्रक्चर दिख रही है, मेरा हाथ कितना है, मेरा हाथ की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मेरा शरीर जो है क्या नाम से बिल्कुल सही है, फिट है, फाइन है, किस तरीके से, तो बाहर जो जो भी चीज़ें दिख रही है स्ट्रक्चर की, बाहरी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नली एक्सटर्नली जो रूप से अपन मतलब बाहर की जो स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की बॉडी की, तो वो तो आपका आता है एनाटॉमी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर जो आपका फंक्शंस है, जो भी आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं या फिर जो भी आपका ऑर्गन है उसके फंक्शंस क्या हैं, उन सब की स्टडी करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर तो फंक्शन जैसे जिस तरीके से अपन कार्डियोवास्कुलर की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, हट काम होता है ब्लड को पंप करना, तो वो पंप किस तरीके से कर रहा है, कंडक्टिव सिस्टम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरीके से जनरेट करके किस तरीके से पंप करवाने में हेल्प कर रहा है ना, कॉन्ट्रेक्शन लाने में हेल्प कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें। अब मान लो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की आपने क्या निकाला, हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन निकाला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इसका सीक्वेंस बनाना है कि हाँ भाई इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इस सिस्टम के अंदर देखो आपका जैसे मान लो उसने बता दिया कि आपको निकालना है कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के टॉपिक के साथ में सीक्वेंस वाइज में आपको नोट्स तैयार करके दीजिए। हाँ चैट जीपीटी ने बता दिया, फिर आप कहीं से भी अगर आप बुक से भी लेते हैं तो वो चीज़ें आपको सबसे पहले हार्ट के बारे में पता चलेगा, फिर हार्ट के लेयर के बारे में पता चलेगा, लेयर के बाद में आपको उसके जो चैम्बर हैं चैम्बर के बारे में पता चलेगा, चैम्बर के बाद में आपको उसके जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पता चलेगा, चैम्बर के साथ में आपको यहाँ पर वाल्व का भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड कौन सा है, बाइकस्पिड कौन सा है। सर्कुलेशन की बात रहेगी, सर्कुलेशन कौन कौन से चलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, साथ साथ में आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में,
तो ये आपको मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं चैप्टर के अंदर, या फिर उस चैप्टर के अंदर, या फिर वो जो भी आपका पॉइंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, किस तरीके से क्या क्या इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक को आपको लेना है और उसको आप स्टेप बाय स्टेप याद करना है सीक्वेंस के अंदर। जैसे बात करें, आपका जब आपका मेडिकल सर्जिकल का एग्जाम लगेगा, मेडिकल सर्जिकल का आपको चलो एनाटॉमी के बारे में बताते हैं। मेडिकल सर्जिकल वालों के लिए बता देते, पहले एक काम करते हैं। मेडिकल सर्जिकल का जैसे मान लो किसी का एग्जाम है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसको बोलते हैं ज़्यादातर, अब तो आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो एमएसएन के नाम से आती है, वो था एमएसएन फर्स्ट एमएसएन सेकंड के नाम से। तो इसका जैसे सीक्वेंस है, आपको मान लो क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको करना है, पेशेंट का नाम है रवीना और उसका क्या हो रखा है, उसका हो रखा है आपके रीनल फेलियर हो रखा है, तो रीनल फेलियर के बारे में बताइए कंप्लीट डिटेल के साथ में उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, रीनल फेलियर को डिफाइन करना है। रीनल, अगर वो क्वेश्चन 16 नंबर में, तो रीनल फेलियर क्या करना है, डेफिनेशन करनी है। फिर उसके कॉज लिखना है कि किसकी वजह से हो सकता है, या फिर उसके रिस्क फैक्टर जो उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, फिर आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है कि हाँ भाई किस तरीके से आपका जो रीनल फेलियर है वो हो सकता है, किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी जिसकी वजह से आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स जिनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल फीचर्स साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। साथ साथ में डायग्नोसिस का मतलब अपन ऐसे कौन से टेस्ट कराएंगे कि उससे अपन को पता चल जाए कि इसके रीनल फेलियर है। एक्सरे करवाएंगे, खून की जांच करवाएंगे, सीबीसी कराएंगे, सीआरपी करवाएंगे, या फिर ईसीजी करवाएंगे, कौन से टेस्ट करवाएंगे ऐसा, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे, कौन कौन से नेसेसरी है इसके अंदर। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे, या फिर आरएफटी करवाएंगे, एलएफटी करवाएंगे, और फिर लास्ट में अपन को इसके अंदर लिखना होता है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट भी इसमें 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है मेडिकल के अंदर तो अपन को दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट करना है पेशेंट को, कौन सी दवाई है इसको दे सकते हैं अपन। सर्जिकल के अंदर अगर मान लो उसके दवाइयों से हो जाता है तो ठीक है, और सर्जिकल में अपन क्या कर सकते हैं, सर्जिकल में अपन इसके क्या कर सकते हैं, रीनल फेलियर के कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नई किडनी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक रहता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको लिखना होता है रोल ऑफ नर्स का मतलब है जो एज ए नर्स आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि उसको ये पेशेंट को ये बीमारी है और उसका ये ट्रीटमेंट चला है या फिर ये ट्रीटमेंट होगा, तो पेशेंट को क्या क्या आपको केयर देनी है, किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। जैसे मान लो उसकी सर्जरी हुई है तो क्या करना है, उसकी जो सर्जरी वाला एरिया है उसको इंस्पेक्शन करना है, बार बार ऑब्जर्व करना है, अगर किसी तरीके का पस फॉर्मेशन नहीं हो, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, वहाँ पर क्लीनिंग रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में याद करनी है। अब देखो इसके अंदर मेडिकल सर्जिकल में आपको सीक्वेंस क्या हो, डेफिनेशन याद करनी है, फिर कॉज, फिर रिस्पेक्टर, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर साइंस सिम्टम्स, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट। उसी तरीके से अपन अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में पूछा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हार्ट के बारे में लिखना है, हार्ट होता क्या है, मेन चीज़ है ना। ये किससे मिलकर के बना है, मसल से मिलकर के बना है। हाँ भाई, सबसे पहली बात तो बना किससे, साइज इसकी कितनी है, शेप इसकी कितनी है, शेप कैसी है, बंद मुट्ठी के आकार का है, साइज इसकी 12x9x6 सेंटीमीटर होती है। लोकेशन इसकी बात करते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है, बिहाइंड द मीडियस्टिनम, है ना। ठीक है, और उसके अलावा तो इसके अपेक्स है या बेस है, या फिर इसकी कितनी बॉर्डर, अपेक्स बेस अगर प्रेजेंट है तो कहाँ पर है, कैसे है, इसकी बॉर्डर कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है कि आपको सीक्वेंस के अंदर किसी भी चीज़ को याद करना है। फिर उसकी बात करें आपको क्या करना है, डेली की डेली जो मेडिकल की जो या तो आप डिक्शनरी ले लो या फिर आपकी बुक क्या रहती है ज़्यादातर, तो आप अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटी भी लगी हुई है अगर किसी की अभी से ही, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो आपकी क्लिनिकल डायरी है उसी के अंदर आपकी टर्मिनोलॉजी भी रखी हुई है मेडिकल वाली, है ना। तो मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है डेली की डेली आपको कम से भी कम, ज़्यादा नहीं तो 10 की 10 जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उनको याद करना है कि इसका मतलब आखिरकार होता क्या है। जैसे बात करें ओलिगो यूरिया का मतलब होता है ओलिगो यानी कम और यूरिया यानी यूरिन कहाँ पर मिलता है, यूरिन कहाँ पर मिलता है, यूरिन मिलता है किडनी से, तो ये किडनी से संबंधित है। ओलिगो यूरिया की बात करें तो जैसे कि यूरिन का कम हो जाना यानी मूत्र का कम हो जाना, कितना 600 ml से, अगर एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 600 ml से अगर कम आ रहा है तो वो ओलिगो यूरिया हुआ। पोलीयूरिया किसको बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो डेली की डेली कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं ना, आपको तो 10 तो टर्मिनोलॉजी डेली याद करनी है और डेली की डेली फिर उनको रिवाइज भी करना है। जैसे आज आपने 10 याद की तो परसों के दिन हमें जब आपका डे सेकंड रहेगा तो उस टाइम पे जो आपने 10 याद की उनको तो रिवाइज करना है और नेक्स्ट 10 जो है उनको ऐड कर लेना है ना। तो ये रहता है। साथ ही साथ बात करें आपकी
किसके बारे में आपको क्या करना है, जो भी आपकी चीज़ें उनको सीक्वेंस के अंदर याद करना है, सीक्वेंस में करना है, स्टेप में करना है, उनको लिंकेज करके एक दूसरे से मिमोनिक्स बना करके, ट्रिक बना करके आपको आपके हिसाब से याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। याद नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना भी सीखो, है ना, मेडिटेशन भी करो साथ साथ में। और अब ये तो है नहीं कि भाई आपको इंग्लिश बनाना नहीं आती है तो वहाँ पर आपको कोई टेंस सिखाने के लिए आएगा, टेंस वगैरह कोई भी सिखाने के लिए नहीं आएगा, वहाँ पर आपको जैसे भी इंग्लिश वगैरह आती है थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बात करें आपकी और क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है, प्रॉब्लम जैसे कि आपको क्या जो टीचर है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, टीचर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो आप जो टीचर ने पढ़ा है उस टॉपिक का नाम लिख करके आप शाम को आकर के आपको क्या देखना है, या तो वीडियो लेक्चर देख लो, वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वीडियो लेक्चर देख लीजिए, है ना, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो हिंदी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाली जो वीडियो रहती है ज़्यादातर उनको देखनी है। जो इंग्लिश मीडियम के तो नोट्स लिखाता है लेकिन पढ़ाता है हिंदी मीडियम के अंदर है, ठीक है, जो हिंदी मीडियम का, वैसे तो सभी कॉलेजों के अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे किसी किसी कॉलेज के हाई लेवल के कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो प्रोफेसर आता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ पढ़ा करके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, जो इंग्लिश मीडियम का तो क्या लिखा है, नोट्स लिखा है, साथ ही साथ में आपको हिंदी के अंदर उसको ट्रांसलेट करके बता सके कि इस लाइन का मतलब ये है, जिससे कि आपका जो याद करने की जो कैपेसिटी थोड़ी बढ़ सके, थोड़ी अपनी मेमोरी की जो पावर है उसको भी बढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारे जो रिटेंशन की कैपेसिटी है ना उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करो, है ना। ये सारी चीज़ें रहती है, किसकी एक दिक्कत रहती है कि स्टूडेंट्स की हिंदी मीडियम वाले की, कि हाँ भाई मेरे को याद नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, किस तरीके से अटेम्प्ट करूँगा, तो ये सारे उसके सॉल्यूशन रहते हैं कि आपको किस तरीके से एक पेपर को सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। और एक मेन बात कि जैसे मान लो आपके क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे, डिफाइन कर दो आपकी आपके डिफाइन डिफाइन नहीं आपके बता दो, एक्सप्लेन करवा देते, चलो एक्सप्लेन करवा दिया, या फिर राइट कर लिखवा दिया किसके बारे में, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। तो आपको अब ये चाहे इसने 15 नंबर में पूछा हो, चाहे 100 नंबर में पूछा हो, कितने नंबर में पूछा हो, इसने इसका जितना आंसर है, चाहे इसका 1 पेज का हो चाहे वो 50 पेज का हो, वो आपको कंप्लीट करना है। अगर मान लो ये इसका आंसर 16 पेज का है और ये क्वेश्चन ही 4 नंबर का है, तो आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, कंप्लीट 16 पेज भरने पड़ेंगे। अगर आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिखिए, लेकिन कंप्लीट जो कंटेंट है वो आ जाना चाहिए, बात ये है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कंडक्टिव सिस्टम, जैसे मान लो आपके पूछ लिया उसने 16 नंबर के अंदर पूछ लिया, अब इसका आंसर मान लो शॉर्ट में 2 पेजों के अंदर है सिर्फ और सिर्फ, तो उसको भी आपको सिर्फ 2 ही पेजों में कर लेना, कंप्लीट जो है आंसर बता देना है। ठीक है, तो ये रहता है आपका किसका, क्वेश्चंस के बारे में रहती है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, या फिर कोई भी जो आपका क्वेश्चन होता है उन सब के बारे में। साथ ही साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन हो देती थी, साथ ही साथ में अपना जो चैनल है कौन सा, साइंस क्लब दौसा वाला ना, साइंस क्लब दौसा वाला जो अपना चैनल है, इस पर अपना एक बैच चालू किया गया है, कौन सा, वाइटल बैच, वाइटल बैच है। आप जाइए प्ले स्टोर पर और अपना जो ऐप है साइंस क्लब दौसा के नाम से आपका जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पर आपको जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको मिलेगा एक वाइटल बैच, जिस जो है मात्र 249 का, 249 का। इसके अंदर जो सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा यूज़फुल है। क्या है कि इसके अंदर जो वाइटल बैच है इसके अंदर आपको मिलेंगे, एक तो PYQs मिलेंगे जितने भी अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी PYQ, जिनको पता नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो पहले के टाइम के जो भी MCQs है, PYQs है, वो जितने भी आए हुए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड है। जितने भी MCQs हैं वो सारे हैं, साथ ही साथ में आपके क्वेश्चन हैं, नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ अवेलेबल है ओनली फॉर 249 के अंदर। कहाँ पर, जो अपना साइंस क्लब दौसा का ऐप है, प्लेटफॉर्म है, ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाना है आपको और उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर आपको लॉगिन करके आपका जो वाइटल बैच है उसको परचेज करना है, जिससे कि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन वो और भी बेहतर हो सके। और अभी क्या है, सिर्फ ऑफर चल रहा है 26 जनवरी के अवसर पर, इस वजह से वो 249 के अंदर मिल रहा है, बाकी नहीं फिर उसके बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगी। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो सके, और आप भी क्या कर सके, एक अच्छा नंबर, अच्छा रैंक ला सके, कहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर। यूनिवर्सिटी की तो बात दूर किया, आपके कॉलेज के अंदर लाइए पहले तो, है ना। उसके बाद में अपनी चल रही थी प्रॉब्लम की बातें, अपन ने बात कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन आपका कितना लेंथी पूछेगा उसके हिसाब से।
अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको पता है अभी ये सिर्फ 4 पेज का क्वेश्चन है, और 4 पेज का, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर है, और उसने पूछ रखा है 16 नंबर में, तो आपको सिर्फ 4 पेज के में ही उसको आंसर करना है, ना कि आपको 16 पेज का खींच देना है उसको, है ना, कि भाई इसने मार्क्स तो इतने ज़्यादा दे रखे हैं, तो इस वजह से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या है, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के आंसर है, वो कई बार इस तरीके से हो जाता है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े बड़े मार्क्स में देता है, बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चनों को छोटे छोटे नंबरों में दे देता है ना, ऐसा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो ये सारी रहती है किसके बारे में दिक्कतें, एक स्टूडेंट्स की, किसके बारे में, एग्जाम के बारे में। तो अगर इसके अलावा आपके और कोई भी डाउट्स हैं कि आपको और किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, तो आप हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जो आपका वाइटल बैच है उसको डाउनलोड कीजिए, और उसको परचेज कीजिए, और वहाँ से आपकी तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ में आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नीचे दिए हुए जो नंबर है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पर भी बता देते हैं, जो आपके नंबर हैं, आप यहाँ पर जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपको अगर और कोई भी डाउट है, कोई भी information चाहिए रिगार्डिंग द आपके नोट्स वगैरह के, या फिर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके नए डाउट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।